दोस्तों एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए, जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर यह है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह रकम कितनी बड़ी है इसका आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से। उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे। और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से। जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करने का नुकसान यह है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदलकर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर साबित होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेगी। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। यह कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। Each of these 3 reforms were in the manifestos of all opposition parties. These 3 were not only in the manifesto of the Congress party. The Congress party said we will do away with APMC.
दोस्तों, इसमें कोई राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रिडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है, जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत जरूरत होती है। मगर यह भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। MSP is made legal. The production assume of a particular commodity is 100, but the demand is 70. Then what will happen? Nobody will touch. The remaining 30, it will stay with the farmers. What will you do? $1626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है, वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होता है। Just farmers in India. These are the guys who are destroying all the underground aquifers by over pumping in Punjab. They are the guys who are burning their stubble. And as a result, they are killing or maiming thousands of people in Delhi and neighboring states. These are not people who deserve our sympathy, but we will have to deal with them as an important force. मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। संबंधित ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, पाकिस्तान ਨਾਲ जुड़ जाने ਅਸੀਂ खालिस्तान बना के अपना। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ कोई उम्मीद नहीं हैगी। मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। 2-4 लोग अगर बोल रहे हैं, तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसी ही सोच रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे पिता के क्या क्या खर्चे हैं, घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही तो है। नाराजगी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही निकालना है। इसलिए न तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे, और न ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत हो।